आप सभी का मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अब एसपीएम कॉलेज में आए हैं आज। मुझे ध्यान है कि मुझसे एक बार एक हंसराज कॉलेज की छात्रा ने कहा, मैम लाइफ में पहले ही कंफ्यूजन कम थी कि ये मोदी जी ने और कंफ्यूजन कर दी। मैंने कहा, मोदी जी ने तेरी लाइफ में क्या कर दिया? वो कहती है, मैडम G20 की समिट में लोग आए तो इंडिया में, गए भारत से। उनको बुलाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और फेयरवेल दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने। कहते हैं अमृत काल मना रहे हैं 75 इयर्स के बाद, आजकल नाम तो तय कर नहीं पाए, इंडिया है या भारत। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मैंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कैसे कंफ्यूजन नहीं है मैडम, आपका नाम मोनिका है, आपके दो नाम तो नहीं है, मोनिका दैट इज सुनीता। कंट्रीज में जापान का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, रशिया का दो नाम तो नहीं है, एक ही नाम है। फिर दो नाम किस लिए, आप बताइए। मैंने उससे कहा, मैंने जो संविधान हम आजकल देखते हैं पार्लियामेंट में लहराया जा रहा है, सड़कों पर लहराया जा रहा है, खोला नहीं जा रहा, सिर्फ लहराया जा रहा है। तो इसलिए कृपया उस संविधान को खोलकर पढ़िए और पढ़ाइए। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया तो 1947 में आजाद हुआ है। उसकी दाहिनी भुजा कट गई, उसकी बाहीं भुजा कट गई, छोटा सा इंडिया बच गया है, नन्हा सा शिशु बच गया है। इस शिशु जिसका नाम इंडिया है, इसके दादा दादी कौन है, चाचा चाची कौन है, मामा मामी कौन है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन से हैं, इसका आधार क्या है, इसके संस्कार क्या हैं, इसके वैल्यूज क्या हैं, देखना हो तो हजारों साल पुरानी संस्कृति भारत को देखो। भा यानी प्रकाश, रथ यानी लगे हुए, ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए लोग, ऐसे हैं भारत के लोग। और जिस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल फीचर्स हैं विच कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे अगर मैं 5 फंडामेंटल फीचर्स बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन के, विच आर बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड, वो है इक्वालिटी, वो है फ्रीडम यानी लिबर्टी, वो है राइट टू लाइफ, नोबडी कैन टेक अवे योर लाइफ विदाउट द प्रोसेस ऑफ लॉ। चौथा है डेमोक्रेसी, और पांचवा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरीबडी। ये पांचों जो मैंने फंडामेंटल फीचर्स बताए, जो कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ये पांचों फंडामेंटल फीचर्स भारत के संस्कृति की जीवन मूल्यों पर आधारित हैं। और मैं बताती हूं कैसे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ भारतीय वैल्यूज। हमारा संविधान भारतीय मूल्यों का परिचायक है, और ये वो कह रहा है जो संविधान को पिछले 20 साल से रोज पढ़ रहा है। मैं दिखाती हूं कैसे। संविधान का प्रियम्बल, आप कहोगे मैडम किताब की बात कर रहे हो, किताब की बात नहीं कर रही। ये वो किताब है जो पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को गवर्न करती है। ये वो किताब है जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो कहता है कोर्ट में देख लूंगा। ये वो किताब है जो आपको आपकी ताकत देती है, आपको आपकी ड्यूटीज बताती है। इसलिए
कुछ लोग जो बड़े हो जाते हैं, समझदार नहीं होते, हम उस श्रेणी में नहीं आएंगे। हम संविधान को पकड़ेंगे, संविधान को खोलेंगे, अपने आसपास के लोगों को सिंपल लैंग्वेज में संविधान समझा पाए, ऐसा इस लगभग 20-25 मिनट में समझेंगे। एंड बिलीव मी, ये आप मुझे अपने 15-20 मिनट देंगे, लाइफ लॉन्ग दिस विल बी इम्पैक्टफुल, दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट डज इट से। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। अपने अपने कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि जल्दी ये जर्नी फटाफट तय करने वाले हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय मूल्यों पर, हमारी संस्कृति पर कैसे आधारित है, मैं वो 5 बिंदु बताती हूं जो भारत को डिफाइन कर सकता है, भारतीय संस्कृति को डिफाइन कर सकता है, जिस पे हमारा संविधान बेस्ड है। पहला जीवन मूल्य है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। यानी आप राम कहें, आप अल्लाह कहें, आप जीसस कहें, आप नानक कहें, आप महावीर कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप लोग को ट्रैवलर्स हैं, सब लोग सच्चे हैं, सब ठीक हैं, सब उसी मार्ग पर जा रहे हैं, उसी ईश्वर को प्राप्त करेंगे। यह आपके भारत की संस्कृति कहती है और कोई संस्कृति नहीं कहती। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। यहां से आता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पाकिस्तान के पास नहीं है, बांग्लादेश के पास नहीं है, आधे दुनिया के देशों के पास नहीं है, भारत के पास क्यों है? क्योंकि भारत मानता है कि सब समान है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। यू हैव योर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, अपना पूजा पद्धति को फॉलो करने को आपको राइट है, लेकिन कब राइट है? जब आप अपनी पूजा पद्धति और अपने धर्म में आप सम्मान देंगे, आप आजादी देंगे, आप डिग्निफाइड गरिमापूर्ण जीवन देंगे, उसके बाद ही आजादी है। आप कहें आज के बाद सब औरतों को घर में बंद, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। तो इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड सब्जेक्ट टू ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट इज नॉट एब्सोल्यूट। आप समानता देंगे, सम्मान देंगे, गरिमापूर्ण जीवन देंगे, तभी आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, नहीं तो नहीं है। दूसरा, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान मतलब मेरा भगवान 7वें आसमान से मुझे डायरेक्शंस और आदेश और ऑर्डर्स नहीं देता, कण कण में भगवान है। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सब में उस ईश्वर का अंश है। और आप लोगों में ही क्यों? ईशावास्यम इदम सर्वम मतलब जो भी चीज आपको दिख रही है वो उस ब्रह्म तत्व से ही बनी है, सब दिव्य है, सब पूजनीय है। जो ईश्वर का अंश आप में है वही चंदा, सूरज, तारों में है, वही धरती, आकाश, पाताल में है, वही नॉन लिविंग चीजों में है, वही पशु पक्षियों में है, वही प्लांट्स के अंदर है। इसीलिए प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो, ये कहता है भारत की संस्कृति। तीसरा, वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। कौन कहता है वर्ल्ड इज अ फैमिली? मार्क्सवाद कहता है वर्ल्ड इज अ मार्केट प्लेस। कैपिटलिज्म कहता है वर्ल्ड इज अ मार्केट प्लेस, इट्स अ मार्केट। कम्युनिज्म क्या कहता है? हाउ इज अ क्लास स्ट्रगल, हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स। हम कहते हैं ये परिवार है। इसलिए कोविड के दौरान जब अमेरिका में लोग लड़ रहे थे, लॉकडाउन खोलो, हमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, उस समय भारत दुनिया भर के देशों को, 100 से अधिक देशों को फ्री में कोवैक्सिन सप्लाई कर रहा। हम भी जिए और तुम भी जियो, यह है वसुदैव कुटुंबकम। चौथा प्रिंसिपल, हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी अरे मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे माँ बाप तो, मेरे घर में पैसा, मेरे घर में समस्या, मैं तो एक
पापी हूं, मैं तो एक अदना सी शीप हूं। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ब्रह्म का तत्व है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं और कर सकती हूं, इतनी ताकत मेरे में है। जो ईश्वर में है गुण, वो सब गुण मेरे में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का तत्व हूं, तू शैतान है, ऐसा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। जो मैं हूं वही तुम हो, देयर इज नो अदर, वी ऑल आर वन। इसलिए इंडिया में, भारत में, वी डू नॉट टॉलरेट द अदर पर्सन, वी एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज ट्रू। जो मैं हूं वही तू है। यहाँ टॉलरेंस इंटॉलरेंस नहीं होती, यहाँ एक्सेप्टेंस होती है कि सभी सच्चे हैं, सभी अच्छे हैं, आओ मिलकर आगे बढ़े। और पांचवा प्रिंसिपल है, जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं तुझे अपने जैसा बनाऊं वरना खत्म कर दूं, नहीं, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस। सर्वे भवन्तु में सारे आते हैं, ये नहीं आते अरे जो आदमी लोग हैं ना उनको सब मिल जाए, बाकियों को तो ठीक है। जितने आपकी दुनिया भर में क्रांतियां हुई हैं, they were for whites, they were for males, they were for males with money। वो क्रांतियां कोई भी लेडीज के लिए नहीं हुई और श्वेतों के लिए नहीं हुई, जिनको आप ब्लैक्स बोलते हैं, या जो गरीब हैं उनके लिए नहीं हुई है। जितने भी लड़ाई लड़ी गई हैं हकों की, अधिकारों की, they were for white propertied males। यहां ऐसा नहीं है। यहां कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अब मुझसे उस लड़की ने कहा, मैडम ये सब बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर एक बात बताइए, ये आपने हमें पांचों बातें बताई है ना, लेकिन आप इक्वालिटी की बात करते हैं। हिंदुस्तान में कौन सी इक्वालिटी है? हिंदुस्तान में देखो लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा 1000 सालों की गुलामी रही है, 100 साल की गुलामी के बाद देश बचता नहीं है। आज तुम भी तुम हो और मैं भी मैं हूं। 1000 साल की गुलामी को हमने सहा है, इसलिए हमारे यहां नारी मुक्ति नहीं होती, नारी जागृति होती है। घर में बंद कर दिया गया था। पद्मावत किस किसने देखी है? क्या था पद्मावत में? बंद कर दिया गया था लड़कियों को। घर के अंदर मुगल आ जाएंगे, बच्ची को कोख में मार दो मुगल आ जाएंगे, बच्ची को पैदा होते ही मार दो मुगल आ जाएंगे, बच्ची को पढ़ाओ मत मुगल आ जाएंगे, इसकी शादी कर दो ये तो मुगल उठा कर ले जाएंगे, विधवा हो गई है घर के पिछवाड़े में बंद कर दो, सिर मुंडा दो वरना मुगल आ जाएंगे। बचाना पड़ा धर्म को भी, संस्कृति को भी, महिला को भी, मंदिर को भी। इसलिए मुक्ति नहीं, जागृति की आवश्यकता है। आप, उसने कहा नहीं मैम एक बात बताइए, आप जो कहते हैं यहाँ सब कुछ अवेलेबल था, ये बताइए कि कहाँ अवेलेबल नहीं था। मैं कहती हूँ कहीं अवेलेबल नहीं था। कारण क्या? अगर आप देखो वेस्ट में संघर्ष करना पड़ा महिला को। अगर मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ, महिला ने संघर्ष किया, आई वॉन्ट राइट टू वोट। मैं वस्तु नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे राइट टू वोट चाहिए। 1920 तक जब 29 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स बन चुके थे, महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था। 1928 तक इंग्लैंड में महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था। लड़ना पड़ा, हमें वोट डालने का अधिकार दो, मैटरनिटी बेनिफिट्स दो, इक्वल राइट्स दो। सिस्टम से लड़ना पड़ा। उन्हें कहा नहीं, यू आर नॉट सेम एज मैन, यू डोंट हैव अ सोल। वेस्ट का कॉन्सेप्ट है महिलाओं में आत्मा नहीं होती है। महिलाएं पहली पापिन है, इसलिए चौराहों पर खड़ा होकर डायन कहकर मार दिया जाता था। और 1959 में स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम हुआ। स्विट्जरलैंड, आप लोग कहते हो शादी करेंगे ना, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड में 1959 में रेफरेंडम हुआ। बताओ आदमियों, महिलाओं को राइट टू वोट दे? आंसर वाज नो, दे डोंट डिजर्व इट। 12 साल तक लड़ना पड़ा, तब 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को राइट टू वोट दिया गया। यहां किसी ने लड़ाई लड़ी, मुझे भी वोट चाहिए? नहीं, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि भैया जब एक को वोट मिलेगा सबको वोट मिलेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी आपके भारत में आई है, हर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आई है, आज भी नहीं है। राइट टू इक्वालिटी यहां कहती है एवरीबडी इज इक्वल अंडर लॉ, everybody has equal protection of law, irrespective of religion, caste, gender,
लैंग्वेज, रीजन। अपनी इक्वालिटी को संभाल के रखो। और मैं किसी से कह रही थी उस दिन, मैंने कहा इक्वालिटी इस हद तक है, मैं तो इक्वालिटी भी नहीं कहूंगी, हम कहेंगे वी आर वन। इस हद तक है कि जब यहाँ भगवान शिव भी धरती पर अवतार लेकर आते हैं ना, वो भी अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं, ये दिखाने के लिए कि भगवान भी आधा नर है, आधा नारी है। तो इक्वालिटी नहीं है, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। शिव भी शक्ति के बिना शव है। शिव इज द फॉर्म, द स्केलेटन। जो शक्ति है वो उसके अंदर, उनके अंदर की एनर्जी है। शिव शक्ति के बिना शव है। ये कॉन्सेप्ट है हमारी संस्कृति में। हाँ, आज निर्भया हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, विल फाइट इट, विल ओवरकम इट, लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या है, संस्कृति क्या है, वो देखनी चाहिए। फिर आप कहेंगे मैम आजादी की बात करो, कर लो। आप कहोगे मैम, आपको ध्यान होगा 2016 में जब जेएनयू में घटना घटी थी, जेएनयू में क्या नारे लगे थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। एक भी अफजल उसके बाद किसी घर से भारत को तोड़ने के लिए नहीं निकला। उसे पता है जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे मैम देखिए, उस समय एक डिबेट शुरू हुई, अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्लोगन्स ही तो हैं, क्या हुआ बोल दिया। सॉरी, अभी देखा अमेरिका में डंडे मार मार के दौड़ाया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? सपोज आई डोंट लाइक, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक एसपीएम कॉलेज फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 कहता है आई डोंट लाइक द बिल्डिंग, I don't like the policies. I don't like the classrooms. They have no ACs. I don't like the water. I don't like the washroom. चलेगा? This is healthy criticism, right to speech. पर अगर मैं कहूंगी ना, मैं इस बिल्डिंग को जला दूंगी, इसकी पानी की टैंकी तोड़ दूंगी, यहां बैठे सब लोग, नहीं चलेगा। That is hate speech. ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं, वी मस्ट नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। आर्टिकल 19 कहता है यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19(2) कहता है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इट कांट बी हेट स्पीच, इट कांट बी टू कमिट वायलेंस, इट कांट बी अगेंस्ट यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, यू कांट डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यू कांट प्रोवोक एनीबडी टू डू वायलेंस। ये किसी भी संविधान में, घर में क्या है, घर में बोलो मम्मी खाना अच्छा नहीं बना, चलेगा? प्लेट उठा के फेंकोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या चलेगा। तो जो घर में तुम्हारा रूल है वही समाज में रूल होगा, वही देश में रूल होगा। तो मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करनी हो ना तो एक बार ब्रूनो को पढ़ लो, सोक्रेट्स को पढ़ लो। ब्रूनो ने क्या कहा था? वेस्ट में हुआ। ब्रूनो कहता है कि बीच में सूरज है और धरती उसके आसपास घूम रही है। उस समय के वेस्टर्न प्रिंसिपल्स ने क्या कहा? नहीं, धरती बीच में है, सब कुछ उसके आसपास घूम रहा है। उसको पकड़कर बांधकर जला दिया गया। सोक्रेट्स सुना है नाम? सुकरात, सोक्रेट्स, वो ऐसे कॉलेजेस में जाता था जैसे हम खड़े हैं, मैम आपके कॉलेज में आए हैं, ऐसे ही खड़े होके वो सेमिनार्स करता था। कहीं भी बच्चों के साथ चाय पे बैठ जाता था, उनसे कहता था क्वेश्चन द एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स, हर चीज को क्वेश्चन करो। उसको जहर का प्याला देकर मार दिया गया। इसलिए, और हमारे यहाँ कौन? हमारे यहाँ चारवाक ऋषि हुए, खाओ पियो ऐश करो, कर्ज लो और घी पियो। दूसरा जन्म किसने देखा है? जो है यही जन्म है, कर्म फल कुछ नहीं होता। He was the father of joyful living. उसने कहा वेद क्या होते हैं, ये धर्म वर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता, खाओ पियो ऐश करो। उसको भी हमने जलाया नहीं, मारा नहीं, उसको भी हमने महर्षि का औधा दिया, उसको भी आज पढ़ते हैं, उनको भी आज पढ़ते हैं।
उसके बाद हमें बताया जाता है डेमोक्रेसी तो बाहर से आई। अच्छा, कहां से आई डेमोक्रेसी? सॉरी, तुम कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है अमेरिका है, वहां तो राइट टू वोट ही नहीं था महिलाओं को, तो लोकतंत्र कैसे हो गया? लोकतंत्र होता है लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा चुना हुआ तंत्र। महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था तो वो तो आदमियों का तंत्र हो गया ना, लोकतंत्र कहां से हुआ? मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है। भारत में महलों के बाहर घंटी लगी होती थी और लोग रात को 12 बजे भी जाकर घंटी बजा सकते थे, मेरी भैंस चोरी हो गई, और सैनिक जाते थे उसकी भैंस ढूंढते थे। आज घंटी नहीं है, पर हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन है। यानी आपके अगर कोई भी, सपोज आपने कहीं पर अप्लाई किया, आपके पूरे मार्क्स आए हैं, पर एसपीएम कॉलेज कह रहा है कि आपको एडमिशन नहीं देंगे और आपसे जिसके कम एडमिशन आए हैं उसको एडमिशन दी जा रही है, आप हाई कोर्ट आ जाना मेरे पास, हम केस फाइल करेंगे, हम कहेंगे माय फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी इज बीइंग डिनाइड। हाई कोर्ट तुरंत आपके फेवर में ऑर्डर कर देगा। तो ये रिट जुरिस्डिक्शन है, एनीबडी कैन मूव द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। ये भारत से आया है, भारतीय संस्कृति से आया है, अमेरिका ने नहीं दिया। उसके बाद आप देखिए, आप कहेंगे मैम सब बातें ठीक है, बहुत सी बातें ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये सच्चाई है। इसलिए हमारे संविधान में एक था फंडामेंटल राइट्स, यानी इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू लाइफ, डेमोक्रेसी के कुछ पड़ाव। तो ऐसी थी फंडामेंटल राइट्स जिसका हनन होता है आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन उस समय क्या था, बहुत सारी चीजों को हमने रख दिया था पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। जैसे हिंदी में कोर्ट में क्यों नहीं सुनवाई होती? कोर्ट में जाते हैं, वकील कुछ चबड़ चबड़ करते हैं, वहां पर जज कुछ बोल देता है, ऑर्डर आ जाता है, व्यक्ति कहता है मैं जीता या हारा बता तो दो। अभी हम एक केस में गए थे और एक कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में एफआईआर हिंदी से अंग्रेजी होकर आई थी और 5 साल से केस चल रहा है। और केस क्या चल रहा था? फॉर एग्जाम्पल, राम killed Shyam and Radha, Sunita and Mr. Bamboo were standing there. अब बाकियों को नोटिस चला जाता, मिस्टर बैम्बू को नोटिस जाता ही नहीं, क्योंकि उनका एड्रेस था मिस्टर बैम्बू, केयर ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड इन अंबाला, फॉर एग्जाम्पल अंबाला या कुछ। तो बार बार नोटिस जा रहा था, चक्कर क्या, गवाह आ नहीं रहा। तो किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, भैया इंग्लिश में तुमने एफआईआर की है, इसकी ओरिजिनल हिंदी में कंप्लेंट देखो, कंप्लेंट क्या है। 5 साल से केस चल रहा है, नोटिस जा ही रहा मिस्टर बैम्बू को। तो जैसे ही हिंदी में कंप्लेंट देखी, वो था राम ने श्याम को मारा, और वहां कौन कौन खड़ा था? वहां राधा थी, सुनीता थी, और वो बंबू का पेड़ खेत में खड़ा था। यानी ऐसा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इतने केसेस में आपको रोज बता सकती हूं, अर्थ का अनर्थ रोज हो रहा है। टूटी फूटी अंग्रेजी के अंदर क्या से क्या किए जा रहे हैं, केस चला जा रहा है, उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है। आप कहेंगे हिंदी क्यों नहीं आई? आज भी हिंदी कोर्ट से बहिष्कृत क्यों है? हिंदी कोर्ट में पैर रखती है, वहां लिखा होता है नो एंट्री। ये पिक्चर जैसा एंटरटेनिंग नहीं है, पर यह सच्चाई है कि अगर आज मैं सिर्फ हिंदी जानूंगी, मैं कोर्ट में बहस नहीं कर सकती हूं, मुझे केस नहीं मिलेगा, फीस नहीं मिलेगी। क्यों? 75 इयर्स के बाद क्यों? क्योंकि हिंदी को रख दिया गया था उसके बाद नॉट इन फंडामेंटल राइट्स। अगर हिंदी में वहां कार्यवाही नहीं होगी तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसी कई चीजों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी दशा खराब थी, तभी पाकिस्तान बना था, तभी इतना ज्यादा वैमनस्य सोसाइटी में था। अंग्रेज हमारे से सारा पैसा लूट कर ले गए थे, दशा खराब थी, पर दिशा यही होगी, इसके लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया, जिसमें दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है गौवध पर प्रतिबंध लगेगा। ढूंढते रह जाते हो, A2 मिल्क नहीं मिलता आजकल।
कैल्शियम की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? जगह जगह पर गौवंश को काटा जा रहा है। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है देयर विल बी प्रोहिबिशन ऑन काउ स्लॉटर। और ऐसे ही आर्टिकल 48 कहता है वन लॉ वन नेशन। आप मेरी बिंदी नहीं देखेंगे। अगर मैं खड़ी हूं और मेरा पति मुझे कहेगा तेरे को तेरे बच्चों को छोड़ दिया, मैं उठा के उसको जेल में डाल दूंगी। ये राइट हर एक को होनी चाहिए। ये राइट हर एक को होनी चाहिए। मेरे पास, मैं आखिरी बात कहकर बात समाप्त करती हूं। मेरे पास, मैं चेंबर में बैठी थी अपनी कोर्ट में, एक लड़की आई और लड़की ने अपना जो कपड़े पहने थे ऐसा लगा डायरेक्ट बॉलीवुड से मेरी चेंबर में ही लैंड हुई है। तो उसको मैंने पूछा, हाँ जी। उसकी आंखें बहुत गमगीन थी, बहुत जैसे आंसू भरे हुए थे। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? यू नो माय हस्बैंड। मुझे लगा मेंटेन नहीं करता होगा, मेंटेनेंस हैवी थी। मैं कहा व्हाई ही डजंट मेंटेन यू? कहती नो नो आई मेंटेन हिम। कहती है आई एम एन एयर हॉस्टेस। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहती है यू नो मी एंड माय हस्बैंड वर लिविंग टुगेदर फॉर 6 months। आई सेड ओके देन। कहती देन वी गॉट मैरिड। आई सेड ओके। तो मैंने कहा देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, मतलब मेरे पास क्यों आई है, टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? तो कहते नो नो माय हस्बैंड सेज आफ्टर अबाउट अ ईयर ऑफ मैरिज दैट मैं एक और शादी करूंगा। अब वकील का दिमाग चला कि अब नया केस आया। तो कहती यू आर डाइवोर्स लॉयर। बुरा लगा, हम 24 घंटे डाइवोर्स करा रहे हैं लोगों के क्या? मैं कहा नो नो आई एम अ लॉयर हु डील्स इन डाइवोर्स केसेस ऑल्सो। कहती है ओके। तो कहती है माई हस्बैंड इज गोइंग टू मैरी अगेन। मैं कहा चिंता मत कर, 494 लगाएंगे सेक्शन और बाईगैमी के इल्जाम में जेल में डाल देंगे। कहते मैम यू हैवंट आस्क्ड माय नेम। अच्छा, वकील को कोई कहो ना फैक्ट चेक नहीं किया, गुस्सा आता है। तो मैंने भी शेक्सपियर के अंदाज में कह दिया व्हाट इज देयर इन नेम। उसने कहा मैम एवरीथिंग इज देयर इन नेम। उसने कहा माय नेम इज आयशा बानो। उसने ऐसा कहा, मैं चुप थी, पुलिस चुप थी, कानून चुप था, संविधान चुप था, हाई कोर्ट चुप था, सुप्रीम कोर्ट चुप था। और ऐसे लगा उसकी आंखें मुझसे कह रही हूं, या उसकी आंखें अपने पति से कह रही हूं कि तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, मुझे मेरा शबाब भी लौटा दो इस मेहर के साथ। ऐसा लगा कि उसकी आंखें पूरी सुप्रीम कोर्ट को कह रही हो कि आप कैसे सुन रहे हो हमारे साथ जस्टिस और इक्वालिटी करना, वन नेशन वन लॉ लेकर आना, कि वह दौर भी देखा है तारीख की इन आंखों ने कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। और ऐसा लगा कि वो जो आंखें थी मैं आज तक नहीं भूलती। ना मैं उसके कपड़े भूलती हूं, ना मैं उसकी आंखें भूलती हूं। 21वीं सदी में ऐसा लगा वो लड़ रही है, अपने अंदर से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है और न्याय के लिए लड़ रही है। और हम सब कह रहे हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आखिर में 3 मिनट में आप लोगों की शादी की बात हो जाए। आप कहोगे मैम आउट ऑफ सिलेबस क्यों बोल रहे हो? मैं कहूंगी मैं लॉयर हूं, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं बोलती, नॉट इवन अ वर्ड। क्योंकि मैं आज की डेट में अगर मैं कोर्ट्स में देख रही हूं, कोर्ट्स में डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है,
इतना बढ़ गया है, ऐसा लगता है जो जज आ रहा है उसको महिला कोर्ट में बिठा दो और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स करता जाए। रिटेल से होलसेल में आ गया है। मेरे पास एक लड़की आई, मैडम डाइवोर्स चाहिए। मैंने कहा आलू प्याज नहीं है, कितने में करा दोगे? मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, कितने में करा दोगे? मैंने कहा मैं कपड़े नहीं बेच रही हूं। मैंने कहा डाइवोर्स क्यों चाहिए? मैडम बाथरूम में वाइपर नहीं मारता। मैंने कहा और? कहते मैम गीला टॉवल बेड पर रखता है। सच्ची घटना है। मैंने कहा और? कहते 3 दिन नहाता नहीं है। मैंने कहा बेटा उसके माँ को लेकर आना। डाइवोर्स क्यों चाहिए? मम्मी समझाएगी ना, बेटा साफ सुथरा रख। यानी इतने ट्रिवियल बातों पे डाइवोर्स हो रहे हैं। मैं जहां रहती हूं वहां से 4 घर छोड़कर, इट वॉज सैड। हम उनकी शादी में गए, छठे दिन फोन आ गया कि मलेशिया घूमकर वापस आए हैं, लड़का अपने घर लड़की अपने घर। क्यों? लड़की कहती है आई डिड नॉट लाइक हिम। हमने म्यूचुअल कंसेंट से उनका डाइवोर्स कराया। ये सच्ची घटनाएं हैं। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज की डेट में हम लोग भूल गए हैं कि आई मी माई सेल्फ, और मिंत्रा अमेजॉन तो है ही, और नेटफ्लिक्स और इंस्टा भी है, लेकिन इसके अलावा एक वर्चुअल वर्ल्ड के अलावा एक रियल वर्ल्ड है जहां हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। लड़का लड़की खाना बनाना नहीं सीखेंगे तो भैया अपना पेट भी तो है, शादी के बाद खुद का ही भर लेना, पर खाना बनाना सीखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और लड़कों को भी देखना पड़ेगा, घर की प्रिंसेस को शादी से पहले प्रिंसेस थी, बाद में तुम दासी बनाकर नहीं रख सकते। यू हैव टू बैलेंस। और ये बैलेंस कहां से आएगा? आखिरी 1 मिनट में, अगर आप कोई भी जो आपके घरों में विवाह होता है, शादी होती है, पंडित जी को बोलो, पंडित जी आप संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे हो, साथ में हिंदी में बता देना। जब मैंने हिंदी के ये 7 vows पढ़ी, कैन यू इमेजिन, आई थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक एंड गिविंग इट टू द जजेस कि भैया ये वाव पढ़वा देना। एंड देन वी आर राइटिंग अ बुक, इट्स टाइम टू मैरी अगेन, मैरी अगेन इन हिंदी, ताकि हम समझें कि हम क्या मंत्र पढ़ रहे हो, क्या वाव्स पढ़ रहे हैं। ये अगर पढ़ते हो, करते हो, बिलीव मी योर लाइफ विल बी मच हैप्पियर। मैं सिर्फ 7 वाव्स बता के अपनी बात समाप्त करती हूं। जब शादी होती है, लड़का लड़की अग्नि के आसपास बैठते हैं, वहां पर जो लड़की 7 प्रॉमिसेस लड़के से लेती है। पहला प्रॉमिस वो लड़के को बोलती है कि जो भी आप काम करोगे, जो भी आप अच्छा काम करोगे, धर्म का काम करोगे, आप मुझे इसमें इन्वॉल्व करोगे, अपनी सहभागी बनाओगे, आप स्वीकार करते हो, मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड आकर बैठती हूं, आपके दिल के पास बैठती हूं। लड़का कहता है स्वीकार है। दूसरा, लड़की कहती है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, ऐसे ही आप मेरे पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट करोगे। अगर आप स्वीकार करते हो, मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड आकर बैठती हूं। लड़का कहता है स्वीकार है। तीसरा, लड़की कहती है मेरे तीनों अवस्थाओं में, स्टेजेस में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धा अवस्था में, यानी यंग टाइम्स और एडल्ट टाइम्स और ओल्ड टाइम्स में आप मेरा ध्यान रखोगे। आप स्वीकार करते हो। लड़का कहता है, लड़की आकर लेफ्ट को बैठती है। चौथा पॉइंट, लड़की कहती है अब तक मटर गश्ती करते थे, यहां वहां घूमते थे, घर परिवार का खर्च कमाने का आप पर कोई दायित्व नहीं था, अब आपको कमाना पड़ेगा, आपको घर परिवार चलाना पड़ेगा। अगर आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड आकर बैठती हूं। लड़का कहता है। पांचवा, लड़की कहती है कल को जो आप खर्च करोगे,
कहीं प्रॉपर्टी लोगे, दुकान लोगे, मकान लोगे, खर्च करोगे, परिवार बढ़ेगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीशंस होंगे आप मुझे उसमें इन्वॉल्व करोगे, ताकि घर में भी मेरा सम्मान हो और मेरी सहभागिता बढ़े। क्या आप स्वीकार करते हैं? लड़का कहता है बाद में पूछूंगी। उसके बाद अगले दो भी हैं, ध्यान रखो, अगले दो भी हैं। लड़की कहती है जब मैं अपनी मायके में बैठूंगी, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठूंगी, आकर आप मेरी बेइज्जती नहीं करोगे, मेरी बात को काटोगे नहीं, तुझे कुछ नहीं पता, चल उठ, ये सब नहीं करोगे, आप मुझे मेरे मायके में मेरी फ्रेंड्स के बीच में सम्मान दोगे। क्या आप स्वीकार करते हो? और आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सबकी आवाज चाहिए इस पे। लड़की कहती है मेरे अलावा जब मुझसे आपकी शादी हो जाएगी, मेरे अलावा आप हर लड़की को अपनी माँ और बहन के समान मानोगे। क्या आपको स्वीकार है? ऐसा ऐसा कहकर हिंदू मैरिज में, भारतीय मैरिज में ये सारे जो प्रॉमिसेस लड़का देता है, फिर ये सारे प्रॉमिसेस लड़की देती है और विवाह संपन्न हो जाता है। एक और आखिरी चीज, कन्यादान। फॉरगेट द वर्ड कन्यादान, भूल जाओ, वी डोंट लाइक दिस वर्ड। आप कह दो कि मेरी बेटी आज से उस घर की बेटी हुई, ऐसा मान लो। लेकिन हर लड़का अपने फादर इन लॉ को 3 अंडरटेकिंग्स, 3 प्रॉमिसेस देता है। उस समय फादर कहता है मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। लड़का 3 प्रॉमिसेस देता है। पहला कहता है मैं लाइफ लॉन्ग इसका भरण पोषण करूंगा, मेंटेन करूंगा, पैसा दूंगा। दूसरा वो कहता है मैं इसकी रक्षा करूंगा। तीसरा वो कहता है मैं इसका सम्मान करूंगा। ऐसा कहकर पिता बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे देता है। कोर्ट्स आपको कोर्ट के अंदर इन तीनों में से सिर्फ एक चीज देती है, मेंटेनेंस। रक्षा नहीं देती, सम्मान नहीं देती। इसलिए जब भी शादी घर में हो किसी की भी, पंडित जी को पंडित जी संस्कृत में बोलो, हिंदी में साथ बोलो, and tell your parents on every marriage anniversary, call the same पंडित जी, उन्हें कहिए हिंदी में इसको दोबारा दोहराइए। घर के आधे डिस्प्यूट्स सॉल्व हो जाएंगे और लड़के और लड़कियां शादी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। यही है भारतीय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद।